हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार विद्या मंदिर क्लासेस से। मैं पिछले 20 साल से बच्चों को फिज़िक्स पढ़ा रहा हूं आईआईटी जेईई के लिए। और विद्या मंदिर क्लासेस में मैं डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड एचओडी फिज़िक्स के तौर पे काम करता हूं और बच्चों को गाइड करता हूं। आज तक मैं 1000 से ज़्यादा आईआईटियंस को मेंटोर कर चुका हूं। आज की इस मास्टर क्लास में हम लोग एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक ले रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही का ही पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया जाता है, कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं, बहुत और बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज में इसकी थ्योरी जो है वो मिलती है। बट आप पूछेंगे फिर ऐसा है तो आपने क्यों लिया ये टॉपिक। तो भाई जेई एडवांस में ना 2 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका मेरा मतलब है ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो कम से कम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट होता है, उसका एप्लीकेशन हम कैसी क्वेश्चंस में कर सकते हैं और क्या क्या और चीज़ें उसके अंदर हमें देखने लायक होती हैं। तो बहुत ही आराम से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, कंडक्टर की कोई खास यूज़ नहीं होगी, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और यूज़ नहीं करूँगा और हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर अगर हमारे पास है, उस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होती है ना। उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है और जो भी चार्ज दिया जाता है वो उस कंडक्टर के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है और ऐसे स्प्रेड करता है कि सिग्मा इंटू आर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। बट अभी हम लोग उस सब पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोग एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हमारे पास सपोज करिए कि कोई भी एक कंडक्टर है। जैसे हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, जैसे मैंने कोई भी आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर ले लिया, ठीक है। और इस कंडक्टर के ऊपर जो है वो हमने कुछ चार्ज दे। तो आप सब जानते हैं कि ये चार्ज जो है ये कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही रहता है, अंदर नहीं जाता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर विराजमान है, ऐसे आप कह सकते हैं, या उसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा जो है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। अब हम दूसरी बात क्या जानते हैं, अभी हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दो तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को आज कैलकुलेट करेंगे। पहला तरीका होगा कि अपने ही चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, और दूसरा हम करेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि अपने ही चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू द ओन चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को कुछ लोग कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहा गया है, वो बात एक ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू ओन चार्ज। चलिए, तो आपने जैसा देखा कि ये एक कंडक्टर हमने लिया, किसी भी आर्बिट्ररी शेप का, इसके ऊपर चार्ज दे दिया और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, ठीक है। अच्छा, हम सब ये भी जानते हैं कि भाई जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो क्या होती है, जीरो। ये भी सब लोग जानते हैं। भाई कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से सबसे सरल प्रॉपर्टी जो एक बेसिक बच्चा भी जानता है वो दो ये जानता है कि चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर रहता है, और दूसरा ये होता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है। बाकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है,
बट इन जनरल लोग ये वाली प्रॉपर्टीज़ तो जानते ही जानते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ जानते हो या ना जानते हो, या जिसको आप कह सकते हो कि एडवांस कॉन्सेप्ट हैं कंडक्टर के प्रॉपर्टीज़ के, तो उस सब पे हम अभी बात नहीं कर रहे। उसके लिए कोई हम अलग मास्टर क्लास कर रहे होंगे जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया। ये मैंने यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया है। इस एरिया को मैं कह देता हूँ दिस इज ds। इस छोटे से एरिया का मैंने नाम ले लिया ds। बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, राइट। अच्छा, इस ds एरिया को अगर हम अलग से बनाएं यहाँ पे, राइट, तो इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट ले लें a, और इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट ले लें b। इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट हो गया a, और इस एरिया के जस्ट नीचे एक पॉइंट हो गया b। तो आप लोग क्या जानते हैं भाई, आप सभी लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो होगा वो 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, राइट। तो ये सारी बात सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख ली। अब ऐसे समझिए कि भाई यहाँ मैंने इस छोटे से पार्ट को कंडक्टर में से अलग कर दिया, इस पार्ट को ds पार्ट, ठीक है। पूरा कंडक्टर था, उस कंडक्टर में से मैंने ds पार्ट काट लिया। तो जब तक ds पार्ट लगा हुआ था तब कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 थी। अब ds पार्ट निकाल लिया तो कंडक्टर फील्ड 0 नहीं होगी, राइट। ठीक है, बट हम वो नहीं, हम ऐसे नहीं समझते। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे समझते हैं कि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 है, तो जितना पार्ट ds दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही बाकी कंडक्टर दे रहा होगा, बट दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। देखिए मैं क्या आपको समझाता हूँ। ये ds पार्ट है कंडक्टर का, जिसको हमने अलग से निकाल के आपको दिखाया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि E because of ds is sigma upon 2 epsilon naught, राइट। अगर मैं ये कहूँ, या ये भी नहीं कहते, वैल्यू भी नहीं रखते हैं, वैल्यू से भी कंफ्यूजन होता है। अगर हम कहें कि E because of ds is E naught, राइट, and E because of remaining surface, E because of remaining surface भी E naught होगी, बट दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी। जैसे अगर मान लीजिए कि इसकी वजह से फील्ड इधर है, तो जो बाकी की वजह से फील्ड इधर होगी, ये E naught इसकी वजह से, ये E naught, तभी तो अंदर के पॉइंट पे नेट फील्ड क्या हो रही होगी, 0 हो रही होगी। तभी तो अंदर किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड 0 कैसे होगी भाई, एक की फील्ड दूसरे को कैंसिल करेगी। तो जो डीए की वजह से फील्ड ई नॉट थी, जो नीचे की तरफ जाती हुई है, अवे फ्रॉम द होगी भाई। कनेक्ट किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम इट। तो इस डीएस से जो कंडक्टर के अंदर आप फील्ड देख रहे हैं वो कैसी है, अवे फ्रॉम इट। वो कितनी हो गई, ई नॉट, और बाकी बचे हुए कंडक्टर की वजह से भी कितनी है, ई नॉट, बट दोनों का डायरेक्शन कितना है, ऑपोजिट। ठीक है, तो अब हम ऐसे मान लेते हैं कि इस डीएस की वजह से चार्ज E1 है और रिमेनिंग पोर्शन की वजह से E2 है। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं कि let us assume that electric field due to ds is E1 and electric field due to remaining portion is E2। तो एट पॉइंट ए क्या है, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और एट पॉइंट बी क्या है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही बात हो रही है, यही बात हम कहना चाह रहे थे, इसको हमने मैथ्स में लिख लिया। ठीक है,
ये फर्स्ट इक्वेशन की, तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, मतलब E1 का मॉड शुड बी इक्वल टू E2 का मॉड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 E1 का मॉड इज इक्वल टू E2 का मॉड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, राइट। चलिए, अब हम कह रहे हैं हम इसी फिगर को जो है कॉपी कर लेते हैं और उधर ले जाते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी रहे हमेशा। तो अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करते हैं। ये हम फिगर यहाँ पे ले आए हैं वहाँ से उठा के, ठीक है। अब इस पे चार्ज कितना होगा, जो एरिया ds है, तो चार्ज ऑन ds, चार्ज ऑन ds, let us say charge on ds is dq, and from our knowledge of charges we can write that dq is equal to sigma ds। dq is equal to sigma into ds। अच्छा, अब इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा भाई, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा dq इंटू E2। E2 क्यों भाई, क्योंकि किसी पे भी फोर्स लगता है तो अपनी फील्ड से तो नहीं लगता। E1 जो थी वो dq की ds की फील्ड थी, और E2 जो थी वो बाकी बचे हुए कंडक्टर की फील्ड थी। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो बाकी बचे हुए कंडक्टर की फील्ड से लगेगा। तो बाकी बचे हुए कंडक्टर की फील्ड कितनी थी, E2 थी। उस E2 का जो फोर्स लगेगा इस पे वो कितना हो जाएगा, dq इंटू E2। ठीक है, तो लिखा जाए तो जो फोर्स हो गया भाई, और फोर्स भी कैसा, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, और E2 हमने कितना निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ये निकाला देखिए, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए, तो फोर्स जो आ गया हमारे पास वो आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू ds, राइट। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स जो था वो कैसा था, नॉर्मल था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको मैं PE लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, PE मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, विल बी फोर्स, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ds, राइट। तो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ds। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो हो गया मेरा, उसको ds से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला एक तो अपने जहन में बिल्कुल बिठा लें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम ऑल्टरनेटिवली भी और ये प्रेशर किसकी वजह से, ये प्रेशर अपने ही चार्जेस की वजह से, जो सरफेस के ऊपर चार्जेस हैं जो अपने ही चार्जेस को रिपेल कर रहे हैं, ये प्रेशर उसकी वजह से ही है। ठीक है, किसी बाहर से नहीं आया कोई प्रेशर, अपने चार्जेस की वजह से प्रेशर। ठीक है, इसको अल्टरनेटिवली कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, राइट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर। अच्छा, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट इंटू, सिग्मा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट इंटू ई। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो हो गया वो सिग्मा की जगह हमने लिख लिया इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, हाफ इप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ इप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये तब है जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट कब है, जब आपको चार्ज डेंसिटी पता है। ठीक है, दोनों पता है तो आपकी मर्जी भाई, आप चाहे ये वाला लगाइए चाहे वो वाला लगाइए, हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर आ गया किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ गया किसकी वजह से, अपने ही चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से, अपने ही चार्जेस की वजह से। ठीक है, चलिए,
अब करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल चार्जेस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो चलिए बात करी जाए इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। कैसा है भाई, ये कोई हमारा सरफेस है, ये कोई हमारा चार्ज, ठीक है, और दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन में प्रेजेंट है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रेजेंट इन दिस रीजन, राइट। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अगर हम देखें तो भाई इसके टेंजेंशियल यहाँ पे बना दे, ये ई हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा ई परपेंडिकुलर और एक ये आ जाएगा ई पैरेलल। तो मैं इसको ई पैरेलल लिख दे रहा हूँ, इसको मैं ई परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको एंगल पता होगा तो आप ई पैरेलल को ई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ई परपेंडिकुलर को ई साइन थीटा लिख सकते हैं, या ई पैरेलल को ई साइन थीटा और ई परपेंडिकुलर को ई कॉस थीटा लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो डेटा वहाँ पे दिया होगा सब कुछ उसके ऊपर है, जो डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड component, इलेक्ट्रिक फील्ड component perpendicular to the surface, और ई पैरेलल क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस। और जो ये पैरेलल कंपोनेंट है, ये इस काम में आता है, ये सरफेस को स्ट्रेच करने के काम में आएगा। इसका रोल क्या होगा, ये किसी भी सरफेस को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, ठीक है। क्योंकि टेंजेंशियल है ना, तो shear फोर्स लगाएगा, राइट। सो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेचिंग द सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक एरिया ले लें ds, तो सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। तो जो dq होगा, dq विल बी सिग्मा इनटू ds। अच्छा, इस पर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, F नॉर्मल, F परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा dq इंटू ई परपेंडिकुलर, राइट। अच्छा, तो F परपेंडिकुलर कितना हो गया, dq की वैल्यू डाल दें, सिग्मा इंटू ds इंटू ई परपेंडिकुलर। तो जो प्रेशर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर, ये हो गया सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर। तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर। जो अपने ही चार्ज की वजह से प्रेशर होता है वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग जो हैं आर्टिकल्स हैं, उसको आप जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है और पहले वाला जो था वो अपने चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की। आइए अब इसके कुछ एप्लीकेशंस करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन इसका है, इसको करते हैं कि एक ये शेल है,
एक ये शेल है और इस शेल के सेंटर पे, इस शेल पे पूरे पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस शेल पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी हम बातें कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी इस साल या जिस साल आप IIT दे रहे हो जे एडवांस में आ सकते हैं। टॉपिक प्योर जे एडवांस का है, टॉपिक बिल्कुल भी जेई मेंस या बिटसेट वगैरह का नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर एक क्यू चार्ज है और हमने इसके सेंटर पे एक माइनस क्यू नॉट चार्ज है। तो हमें क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है क्यू और क्यू नॉट में, जिससे कि ये शेल जो है वो बस्ट ना करे, फट ना जाए अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से, ठीक है। तो ये शेल जो है वो बस्ट ना करे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिख लिया जाए कि फाइंड द रिलेशन between Q and Q naught so that the shell does not burst due to its own electrostatic pressure. Due to its own electrostatic pressure, ठीक है। चलिए इस बात को करते हैं, तो सोल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं भाई। तो सबसे पहली बात कि अपनी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, ठीक है। तो अपनी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है PE वो कितना होता है बच्चों, अभी हमने सीखा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अच्छा सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा है Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, यही है सिग्मा, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई, सबको समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का स्क्वायर कर दो भैया, कितना हो गया Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर R स्क्वायर, 16 टू 32 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया किसकी वजह से, अपने फील्ड की वजह से, राइट। अब जो Q नॉट है माइनस Q नॉट जो है ये तो एक्सटर्नल चार्ज है, यानी ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा ये किसकी वजह से, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। दो तरीके के प्रेशर सीखे, दोनों तरीके के प्रेशर का एप्लीकेशन, क्वेश्चन देखिए बिल्कुल साथ में आपने सीखे दो तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन, और दोनों का यूज हो गया साथ ही साथ, अपनी वजह से और बाहर के चार्ज की वजह से, माइनस Q नॉट की वजह से, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं PE ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज, PE ड्यू टू Q नॉट, राइट। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा PE, क्या बताया था आपको, अभी सिखाया था, ये कितना होता है सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर, सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर। अब आप देखो कि इसकी वजह से जो भी फील्ड होगा ना वो तो हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा इस सरफेस पे, राइट। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसको PE डैश कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, PE डैश कह देते हैं, ठीक है। सो PE डैश इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा भैया सबको पता कितना, Q अपॉन 4 पाई R, नहीं हाँ 4 पाई R इंटू ई परपेंडिकुलर कितना, Q नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ पर R की पावर 4 आएगा, ठीक है। R स्क्वायर का स्क्वायर किया तो R की पावर 4 आएगा, ठीक है। अच्छा तो यानी PE डैश कितना, PE डैश हो गया Q नॉट इंटू 16 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर R, राइट। ये बात आ गई। अच्छा अब ये जो शेल इक्विलिब्रियम में रहे उसके लिए जरूरी है कि जो हमारा PE डैश है बस्ट ना करे ना, तो PE डैश शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
आउटवर्ड प्रेशर खत्म हो जाए, इनवर्ड प्रेशर चाहे बढ़ जाए बट आउटवर्ड प्रेशर जो होना चाहिए वो खत्म हो जाना चाहिए। तो पी ई डैश यानी क्यू क्यू नॉट, यानी हम कह रहे हैं कि क्यू क्यू नॉट अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर फोर should be greater than equal to q squared upon 32 epsilon naught pi square r। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें कैंसिल वैंसिल सब कर डालिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा q नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू q बाई टू, q नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू q बाई टू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ q नॉट विल बी q बाई टू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ q नॉट इज q बाई, तो ये है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपने देखा है। ठीक है, और बड़ा बहुत ही एक ब्यूटीफुल इंसिडेंस ले रहे हैं, पुरानी मैकेनिक्स को भी डील करता है ये इंसिडेंस। ठीक है, ये कह रहा है कि जो है एक सोप बबल है और उस सोप बबल में इस सोप बबल ऑफ रेडियस r इज गिवन ए चार्ज q यूनिफॉर्मली ऑन इट्स surface, as a result of which the radius of the soap bubble slightly increases. If surface tension of the soap solution is capital T, find the increase in the radius due to the supply of the charge Q। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सोप बबल है, उसको हमने Q चार्ज दिया और आपको बताना है कि उस Q चार्ज को देने की वजह से हमें कितना रेडियस में इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, अच्छा सोप बबल है, सभी लोग जानते हैं कि सोप बबल में सोल्यूशन इसका लिखते हैं, ठीक है, समझते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मैं कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन से ही आपका ये वीडियो देखना मतलब काफ़ी बेनिफिट होगा। एक तो पुराना वाला क्वेश्चन जो अभी जस्ट किया था क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई टू, वो भी बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है अपने आप में, और ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि सोप बबल, क्योंकि जिसमें दो फ्री सरफेस होते हैं, इसमें P माइनस पी नॉट कैन बी रिटन एज 40 अपॉन, आई थिंक एवरीबडी नोज दिस, कि P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40 अपॉन आर। दिस इज ए जनरल प्रेशर एक्सेस प्रेशर फॉर्मूला, राइट। अब अंदर से एक बाहर की तरफ प्रेशर और कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। अंदर से एक बाहर की तरफ प्रेशर और कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो अब अंदर से क्या जो प्रेशर जो P था खाली, अब वो कितना हो गया, अब वो हो गया है P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4T अपॉन आर। बोले पहले जो बबल के अंदर एयर थी वही सिर्फ बाहर की ओर प्रेशर लगा रही थी, अब वो एयर तो P प्रेशर लगा ही लगा रही है, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर चार्ज की वजह से कितना और लग जा रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्रेशर और लग जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो नया प्रेशर आ गया वो इतना आ गया। अच्छा भाई चलो ये आ गया तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगर हम ऐसे देखें तो हम कहेंगे कि P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40 बाई आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं इसको। जैसे ही आपने ये चीज़ लिखी, एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई कि एक्सेस प्रेशर अब कम हो गया है। पहले एक्सेस प्रेशर कितना था, 40 बाई आर था, और अब एक्सेस प्रेशर कितना हो गया, 40 बाई आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो यानी एक्सेस प्रेशर कम हो गया, यानी रेडियस बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो इस स्टेप पर आके आप ये एनालाइज कर सकते थे कि प्रेशर डिफरेंस कम हो गया है तो अब रेडियस को बढ़ना ही होगा, रेडियस के पास अब और कोई चारा नहीं बचा। ठीक है, चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं, क्या होता है देखते हैं, है ना। तो हमें P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, सॉरी ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है 40 अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट को भी हम लोगों ने लिखा था, वही लिख लेते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 32 पाई राइट।
32 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर, राइट। चलिए तो ये लग गया भाई। अच्छा चलो कोई नहीं। अब यानी जो चेंज इन प्रेशर आया डीपी, जो डीपी को किसको डिनोट करा मैंने, द चेंज इन द प्रेशर। अगर ये चार्ज नहीं होता तो प्रेशर डिफरेंस कितना रहता, 40 बाई आर ही रहता। इस चार्ज की वजह से प्रेशर कम हो गया, और कितना कम हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 32 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इतना कम हो गया। यानी जो डीपी है हमारे लिए यहाँ पे वो कितना है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 32 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर, ठीक है। मैंने गलती से कैपिटल आर लिख दिया है, यहाँ पर भी स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ठीक है, सही कर दिया मैंने, स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। तो ये डीपी हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को जरा संभाल कर रखा जाए, इस चीज़ को जरा संभाल कर रखते हैं इस इक्वेशन, ठीक है। अब जो एयर है बबल के अंदर, जो बबल के अंदर एयर है वो तो आइसोथर्मली सेम है, उसके ऊपर आइसोथर्मल प्रोसेस लग रहा है, तो उस पर हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ for the air inside the bubble. For the air inside the bubble. अच्छा, जब हमने ये कह दिया तो यानी हमने इनडायरेक्टली कह दिया कि PV इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर, क्योंकि स्फेरिकल बबल है तो वॉल्यूम बबल की लिख दी, ठीक है। तो P इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज कांस्टेंट, ठीक है। सो P इंटू आर क्यूब इज कांस्टेंट, लिख सकते हैं P इंटू आर क्यूब इज कांस्टेंट। अच्छा इसको अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या है, दो तो डी पी अपॉन पी प्लस 3r स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी हम माइनस के साथ लिख दें अगर, तो हम लिख देंगे डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस 3। ये बेसिकली आपको ध्यान हो तो आपने कहाँ किया होगा ये काम आपने किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये काम आपने कहाँ पे किया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, जब आप एरर कैलकुलेट करते थे तब आप ये काम करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। हमें तो डी आर निकालना है इसलिए हमने ये पूरा काम किया है, ठीक है। सो डी आर की वैल्यू मेरी हो गई, डी आर इज इक्वल टू मेरा हो गया r/3 इंटू माइनस डी पी बाई r/3 इंटू माइनस डी पी बाई पी। अच्छा डीपी अभी हम लोगों ने निकाल लिया है भैया, डीपी अभी हम लोगों ने निकाल लिया है। कहाँ था, ये रहेगा मेरा डीपी, क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो डीपी मेरा निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है, डी आर निकालना है, ठीक है। चलिए तो मैं अब इसकी जरा वैल्यू ही डाल दूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं तो मैंने वैल्यू डाल दी। एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और बचा 1/3, ठीक है। अच्छा अब P क्या लिखा जाएगा बेटा, P जो है, P जो था वो इनिशियल प्रेशर था इस सोप बबल के अंदर, तो P को हम लिख सकते हैं P0 प्लस 40/R, ठीक है। सो P इज इक्वल टू P0 प्लस 40/R, P इज इक्वल टू P0 प्लस 40/R। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और जो हमारा आंसर आ गया वो DR आ गया। इसमें हमें P की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो ये हमारा सोप बबल का क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी कि भाई जो कर्व्ड सरफेस की वजह से, एयर को दबाने की वजह से जो सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर होता है,
वो प्रेशर होता है 40/R। जब आपने बबल को चार्ज कर दिया तो अपनी वजह से, अपने चार्ज की वजह से एक और एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कर रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसकी वजह से एक्सेस प्रेशर जो हो रहा है वो कम हो जा रहा है। वो एक्सेस प्रेशर कम हो रहा है, इसलिए रेडियस जो है वो बढ़ रहा है। क्वेश्चन कौन सा बता रहे हैं ना, रेडियस जो है बढ़ रहा है। तो ये तो बात हमारी थ्योरेटिकल हो। दूसरी बात, जो बबल के अंदर एयर है उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए उसका जो एक्सपेंशन माना जाएगा वो कैसा माना जाएगा, आइसोथर्मल माना जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को चार्ज करने से, ऐसे बबल को चार्ज देने से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा एयर का, तो आइसोथर्मल माना जाएगा, इसलिए इस पर हमने बॉयल्स लॉ लगा दी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 या PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद हमने उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया, या एरर के फॉर्म में लिख लिया, या ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में लिख लिया, और वहाँ से हमने dr की वैल्यू निकाली और dt की जो वैल्यू हमारी आई थी उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके साथ ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसमें अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी जाए आपको एग्जाम में तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बट जेई एडवांस में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि a soap bubble of radius r and surface tension capital T is given a potential V, show that the new radius capital R of the bubble is related with the initial radius by the equation this, where P is the atmospheric pressure। देखिए बहुत ही से मतलब मोर और लेस सेम लाइंस पे क्वेश्चन है काफ़ी हद तक। ठीक है, बट रेडियस बदल दिए हैं, इनिशियल रेडियस स्मॉल आर दे दिया है और फाइनल रेडियस कैपिटल आर दे दिया है। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में जो था वो आपसे चेंज इन रेडियस पूछा था। ठीक है, तो यही छोटा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी हम मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट्स को लगा के क्या करेंगे, क्वेश्चन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात तो वही है कि हम लोग जानते हैं कि P माइनस, अच्छा इसमें P को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया है, तो मैं जब P1 कह दे रहा हूँ तो P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 40/R। ये तो इनिशियल बात है, 40/, so P1 is the initial pressure, right? P1 is the initial pressure, R1 is the initial radius, so the excess pressure in the soap bubble will be given as P1 minus P is equal to 40/R, right? अच्छा, अब हमें पता है कि भाई इसकी जो वॉल्यूम है बबल की V, वो लिखी जाएगी 4/3 पाई R2। ठीक है, इसमें कोई जाहिर सी बात है ना कोई रॉकेट साइंस है और ना कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है, अब हमारा बबल का रेडियस कह रहा है इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R। ठीक है, और वो कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रही है। ठीक है, अच्छा तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो E जो है, इसमें पोटेंशियल दिया हुआ है, तो E को हम लिख सकते हैं V/R। I think everybody can know this कि electric field can be written as V/R। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अभी आप लोगों ने पढ़ा था 12 एप्सिलॉन नॉट E² होता है। अभी आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, 12 एप्सिलॉन नॉट E² होता है। ठीक है, चलिए उसी को इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, उसको इस्तेमाल करने से पहले हम लोग ये इसको इस वाले फॉर्म को देखें अगर, तो फिर से वही बात आ जाएगी जो पहले की थी मैंने, कि जो एक्सेस प्रेशर है वो इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है उसकी वजह से कम होगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, हम कहेंगे अब P2 माइनस P इज इक्वल टू 40/R माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। अब मैं कैपिटल R क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हमने उसको चार्ज दे दिया, जब हमने उसको चार्ज दे दिया तब उसकी रेडियस कितनी हो गई है, कैपिटल R हो गई। जब हमने उसको चार्ज दे दिया तब उसकी रेडियस कितनी हो गई है, कैपिटल R हो गई। जब उसको चार्ज नहीं दिया था उसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल r। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं माना है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसी को हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्वेश्चन की तरह लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब जो फाइनल वॉल्यूम है ये हम लिख लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम V1। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या हो गई भाई, फाइनल वॉल्यूम हो गई मेरी 4/3 पाई R3। 4/3 कैपिटल R, इसको 4 वहाँ कह दीजिए, इसको। तो अब आपको इनिशियल वॉल्यूम पता चल गई, फाइनल वॉल्यूम पता चल गई।
अब हम क्या करें, अब हम फिर से वही कहें कि भाई सोप बबल के अंदर एयर जो है वो तो आइसोथर्मल है, तो क्या करें, बॉयल्सो लगा दें, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो हमने यूज कर लिया भाई कि P1 V1 इज इक्वल टू P2। हम इन सारी वैल्यूज को रखेंगे जैसे ही वैसे ही। देखिए P1 की वैल्यू आपको पता हो गई, P2 की वैल्यू आपको पता हो गई, V1 की वैल्यू आपको पता हो गई, V2 की वैल्यू आपको पता हो गई। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में बहुत बोरिंग लगेगा अगर मैं इसको करूँगा, ठीक है, बट आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट इमीडिएटली मिलेगा। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या सीखा आज की मास्टर क्लास में। हमने आज की मास्टर क्लास में सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फिर से मैं रिपीट करूँगा, एक ऐसा टॉपिक है जो ना तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ना बहुत सारी किताबों में मिलता है, पर स्टिल बहुत बेनिफिशियल है जब इसका क्वेश्चन आता है। जेईई एडवांस में जब इसका क्वेश्चन आया तब लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें जितना समझने का था वो मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। फॉर्मूले याद रखने हैं अपनी वजह से, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यही जो था आज की मास्टर क्लास का कॉन्सेप्ट था कि हाउ टू स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है पढ़ते रहिए। हम आपके साथ तत्पर हैं आपको IIT तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू।